हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावक जबै लगे। तो यहाँ पर इस पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है, कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसा कि आपको पता ही है, सूर सागर है, सूर सागर है। दूसरी क्या हो जाएगी? सूर सारावली है, सूर सारावली है, सूर सारावली है। और यहाँ पर साहित्य लहरी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सूरदास की रचनाएं हैं। अब अगर यहाँ पर आपसे गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं पूछा जाए, तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, सूरदास और तुलसीदास से कविताएं बहुत पूछी जाती हैं। तुलसीदास की कविताएं कौन कौन सी है? तो गीतावली है, गीतावली है, दोहावली है। अगर वली आ जाए तो ध्यान रखिएगा, गीतावली है, दोहावली है, दोहावली है। और एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सूर सारावली, यहाँ पर सूर लिखा है, इसका मतलब सूरदास की रचना है। इसके बाद में है कवितावली। कवितावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल किसकी रचना है? तो जानकी मंगल जो रचना है ये भी तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। अगर आपसे ये पूछा जाए पार्वती मंगल, तो पार्वती मंगल भी तुलसीदास जी की रचना ही है। और हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। नंददास जी की कौन सी रचना है? नंददास जी की रचना का नाम क्या है? रस मंजरी है, रस मंजरी है। रस मंजरी की किसकी रचना है? नंददास की रचना है। एक क्वेश्चन आपका सुमित्रा नंदन पंत का बहुत पूछा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुमित्रा नंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर है पल्लव, पल्लव रचना है। इसके बाद में वीणा है, वीणा है। इसके बाद में ग्रंथि है, ग्रंथि रचना है। इसके बाद में चिदंबरा है। और इसके बाद में हो जाएगा लोकायतन। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण हो जाएगा। इसके बाद में स्वर्ण धूलि हो जाएगा, स्वर्ण धूलि हो जाएगा। उत्तरा भी है, उत्तरा किसकी रचना है? सुमित्रानंद की रचना है। ये सभी रचनाएं आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई भी एक या दो रचनाएं आपके एग्जाम में सुमित्रानंदन पंत से पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो ये कहा है छायावाद को। किसको कहा है? छायावाद को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं महादेवी वर्मा से संबंधित। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, वामा है, वामा है, साध्य गीत है, साध्य गीत है, साध्य गीत है। दीप शिखा है, दीप शिखा है, दीप शिखा। इसके बाद में निहार हो जाएगा, निहार है। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। निर्जय किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। अगर आपसे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पूछी जाए, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अखरावट है, अखरावट, अखरावट है। इसके बाद में यहाँ पर और क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम, आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगर आपसे यहाँ पर अगई के बारे में पूछा जाए कि अगई की रचना कौन कौन सी है, अगई की रचना कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार,
कितनी नावों में कितनी बार, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं राहुल संकृत्यायन की जो प्रमुख रचनाएं हैं या वृतांत है कौन कौन सी हैं। तो मेरी लद्दाख की यात्रा है, किन्नर देश में है, घुमक्कड़ शास्त्र है, यात्रा के पन्ने हैं, एशिया के दुर्गम भूखंड है। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए मेरी यूरोप यात्रा, तो अभी आपने देखा। मेरी तिब्बती यात्रा, ये भी किससे संबंधित है, राहुल संकृत्यायन से संबंधित है। इसके बाद में अभी आपने जो देखा है बनारसी दास चतुर्वेदी, ये एक बार आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना कौन सी है, बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना कौन सी है, रेखा चित्र है। कौन सी है, तो रेखा चित्र है, रेखा चित्र है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि माटी की मूर्ति की रचना किसकी है, माटी की मूर्ति, ये रचना किसकी है, तो आपका आंसर क्या होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। एक क्वेश्चन आपका अज्ञेय का पूछा गया है, तो यहाँ पर आत्मनेपद, आत्मनेपद किसकी रचना है, आत्मनेपद किसकी रचना है, अज्ञेय की रचना है। और त्रिशंकु, त्रिशंकु किसकी रचना है, ये भी रचना है अज्ञेय की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर मर्मज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको विद्वान या सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, संबोधित किया जा रहा, राम को संबोधित किया जा रहा, तो कारक किस प्रकार का होगा, संबोधन कारक होगा। और जैसे कि आपको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता कि बालक पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूदी, अगर से यानी कि अलग होने के लिए से प्रश्न किया जाता तो अपादान कारक हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 8 कारक कौन कौन से हैं, ये 8 प्रकार के कारक है। तो पहला है कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, तीसरा है करण से के द्वारा, चौथा है संप्रदान को के लिए, पांचवा है अपादान से यानी कि अलग होने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, तो देखिए छत से बिल्ली क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। संबंध का की के रा री रे है, अधिकरण में पर हो जाएगा, संबोधन है ओ अरे हो जाएगा। और संबोधन चिन्ह आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, तो यहाँ पर संज्ञा आपकी भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा कहते किसको है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व इत्यादि, ये सभी क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद में है उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर उप जो है ये उपसर्ग है, उप प्लस कूल, तो उपसर्ग यहाँ पर उप है, तो इस प्रकार से ये समास किस प्रकार का होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में आपको पता है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको पता है तत्पुरुष समास आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं। और ये समास जैसे है, एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा गया है, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अंत का मतलब क्या है, बाद में जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं, शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं, बाद में प्रत्यय लगते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं, तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते, तो शब्द के पहले लगते हैं। समास तो आपको पता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर
जब किसी शब्द को बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अव्यय किसको कहते हैं? तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो, उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए लिखाई, यहाँ पर देखिए ई आया है लिखाई। हानिकारक, हानिकारक। उपकार, देखिए उपकार, तो यहाँ पर कारक हो जाएगा। उपकार में क्या है? यहाँ पर उपसर्ग लगा है। उपसर्ग लगा है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। और इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द यहाँ पर कार है। नेक्स्ट है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ सभी को पता है, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी, मूर्ख होना। किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयात्मक स्थिति होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जैनेन्द्र है। कौन है? जैनेन्द्र है। जैनेन्द्र की और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको पता होगा, परख है, परख है, सुनीता है, परख है, सुनीता है, त्याग पत्र है। त्याग पत्र तो ये आपने अभी जस्ट देखा है। तो ये 3 रचनाएं तो हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कल्याणी भी है, यहाँ पर कल्याणी भी देख सकते हैं, सुखदा है, विवर्त है, व्यतीत है, जयवर्धन है, मुक्ति बोध है। ये सभी किसके उपन्यास या रचनाएं हैं? तो जैनेन्द्र की हैं। और यशपाल के जो प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? झूठा सच है, मेरी तेरी उसकी बात है। और अज्ञेय के उपन्यास कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी है। इनको आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोग यूपी सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और आप लोगों की ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके यूपी टेट, आपके सुपर टेट दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? सभी को पता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। और गर्सा दत्तासी की यहाँ पर कौन सी रचना है? गर्सा दत्तासी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा नेम है, इस्तबार द लिलित्वेर हिंदुस्तानी नाम से। और ये फ्रेंच भाषा है। ये जो नाम लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, के लिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ए यहाँ पर गलत है। उसने मुझसे पास आने को कहा, तो मुझसे यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसने मुझे पास आने को कहा, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, मेरे को आने के लिए, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मूक होई बाचाल पंग चढ़े गिरिबन गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। यहाँ पर बताना है ये क्या है, तो ये सोरठा है। ये क्या है? सोरठा है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। जो सोरठा है अर्ध सममात्रिक छंद है। ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, अर्ध सम, अर्ध सम छंद, अर्ध सम छंद। ये भी आपका सही होगा। एक ही बात है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अर्ध सममात्रिक कहे या अर्ध सम छंद कहे, एक ही बात है। और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर आपने देखा है, आंसर आपका पहला सही है, सोरठा है। दोहा भी क्या है? अर्ध सम छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सम छंद है। अर्ध सम छंद है। दोहा अर्ध सम छंद है। दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर आपने देखा है, जो दोहा है अर्ध सम छंद है और पहले और तीसरे चरण में इसके 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। जो दोहा है ये सोरठा का उल्टा है।
क्योंकि यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11-11 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चौपाई अगर आपसे पूछा जाए चौपाई क्या है, तो चौपाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, समछंद है। चौपाई समछंद है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किसमें होती हैं, तो चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में बरवे, बरवे भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि बरवे क्या है, तो ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सम छंद है, अर्ध सम छंद है। तो अब यहाँ पर देखिए बरवे में क्या होता है, तो पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में है दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 7-7 मात्राएं होती हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो विशेष किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या, तो कामायनी नहीं लिखी। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत है, जयद्रथ वध है, और यशोधरा किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद में है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी है, तो उर्वशी है, झरना है, आंसू है, लहर है, चित्राधार है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सभी रचनाएं किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। यूपी टेट सुपर टेट दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो रंग में भंग है, भारत भारती है, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा, द्वापर है, पंचवटी है। मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जो पहला पद है ये क्या है, संख्यावाची है, तो यहाँ पर समास किस प्रकार का होगा, द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, शब्द दूसरे का विलोम होता है, यहाँ पर शब्द विलोम होता है। बहुव्रीहि समास किसी तीसरे की ओर संकेत अगर किया जाए तो समास किस प्रकार का होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया है, चौराहा 4 राहों का समूह या समाहार, एक ही बात है। तो यहाँ पर पंचवटी है, पंचांग है, पंचग्राम है, चतुर्युग है, चतुष्फल है। ये सभी क्या है, जो आपका पहला पद होता है, पूर्व पद, ये आपका संख्यावाची होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्य के लिए शब्द क्या होगा। अपठित होगा, जो पढ़ा ना हो उसके लिए अपठित हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए अपठनीय हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य ना हो उसके लिए अपठनीय हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, इसमें आपको बतानी है क्या सही है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए, त्रुटियों का प्रकार गिना कर, देखो प्रकार गिनने की यहाँ पर बात की गई है कि आप कितनी प्रकार से त्रुटि कर सकते, तो ये यहाँ पर गलत होगा। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर ये भी यहाँ पर गलत है। त्रुटियों की उपेक्षा, देखिए कभी भी बच्चे की, अगर बालक ने त्रुटि की है तो उसकी उपेक्षा नहीं करना है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। अगर वर्तनी गलत है, अगर वो गलत त्रुटि कर रहा है, तो उसको क्या करना है, एक तो आपको उच्चारण करवाना है, दूसरा लेखन अभ्यास करवाना है। तो पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है क्या, उन्हें कविता याद हो। देखिए याद हो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये किसी वक्ता के साथ रहते हो, ये भी यहाँ पर गलत है। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। तो आपने यहाँ पर देखा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इनका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।